अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी कट बिगेस्ट सोर्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस टॉपिक की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन से इसको स्टार्ट करेंगे। लिखा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है जिसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है, कंप्लीट ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होता है फूड का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। लिखा है कि इट इज़ अ प्रीडोमिनेंट पाथवे इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। एरोबिक रेस्पिरेशन के 4 स्टेप्स हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन को आप सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन 4 फेसेस में कंप्लीट होती है। ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट, आपके पास क्रब साइकिल है, देन रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। गोया हम एरोबिक रेस्पिरेशन को कहते हैं कि ये वो प्रोसेस है जिसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और एनर्जी रिलीज होती है। और एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे पास पहले 4 स्टेप्स में कन्वर्ट होती है। 4 स्टेप्स में ये कंप्लीट होगी, जिसमें से सबसे पहला स्टेप जो है वो ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस के बारे में ये बात आपके पास लिखी है कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो ईएमपी पाथवे है। ईएमपी पाथवे हम इसलिए ग्लाइकोलिसिस को इसलिए कहते हैं क्योंकि इट वाज डिस्कवर्ड बाय द 3 जर्मन साइंटिस्ट। 3 जर्मन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया जिसका नाम इम्बेडिन, मायोरहिफ एंड परनास। इनके नामों के पहले पहले हरूफ लेके ईएमपी लेके तो हमने इस पाथवे का नाम ईएमपी रख लिया है। याद रखिएगा कहीं पे पूरे पूरे लॉन्ग टॉपिक्स होते हुए ईएमपी पाथवे के नाम से आ जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि दैट व्हाट डू यू मीन बाय ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे आपने इसको ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम याद रखना है। ग्लाइकोलिसिस के बारे में लिखा हुआ कि इज अ प्रोसेस ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज और सिमिलर हेक्सोज मॉलिक्यूल इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। कहा जा रहा है कि ग्लाइकोलिसिस वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज एक ग्लूकोज की तरह का कोई भी 6 कार्बन शुगर जो है वो पायरुवेट्स में या पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, और इसमें इंजाइम्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं। आपके पास एटीपी और कोई इंजाइम्स भी यूज़ होते हैं। एटीपी और कोई इंजाइम्स सॉरी आपके पास रिलीज होते हैं। देन आप के पास लिखा हुआ है कि ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है। याद रखिएगा ग्लाइकोलिसिस खुद साइटोप्लाज्म में होती है, लेकिन ग्लाइकोलिसिस के जो एंजाइम्स होते हैं वो साइटोसोल में पाए जाते हैं जो कि साइटोप्लाज्म का एक हिस्सा है। ग्लाइकोलिसिस के बारे में लिखा हुआ है कि 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। एक स्टेप इसमें के पास आपके पास प्रिपेरेटिव फेस है और दूसरा स्टेप आपके पास ऑक्सीडेटिव फेस है। आपके पास एक स्टेप जो है वो प्रिपेरेटिव फेस है और दूसरा स्टेप जो है आपके पास ऑक्सीडेटिव फेस है। प्रिपेरेटिव फेस के बारे में लिखा हुआ है कि ये एक इन्वेस्टमेंट फेस है जिसमें एटीपीज जो होते हैं 2 एटीपी कंज्यूम हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, और इसके एंड प्रोडक्ट्स हैं आपके पास है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3PrPgl यानी ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड जिसे हम कहते हैं। लिखा कि ऑक्सीडेटिव फेस जो है वो पे फेस है, पे ऑफ फेस है, जिसमें ना सिर्फ एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं बल्कि ये NADPH को भी प्रोड्यूस करते हैं, और NADPH जो होती है उसकी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होती है और वो ज़्यादा एटीपीज को प्रोड्यूस कर सकता है इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आगे लिखा कि होल ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो इन स्टेप्स में होती है। ग्लाइकोलिसिस में आपके पास 10 स्टेप्स हैं। कभी कभी बार एमसीक्यूज में ये बात भी पूछ ली जाती है कि द ग्लाइकोलिसिस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्टेप्स, एंड यू हैव टू से दैट इट कंसिस्ट ऑफ 10 स्टेप्स। फॉस्फोराइलेशन के बारे में कहा जाता है कि जब ग्लूकोज एटीपी के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, एटीपी में जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, याद रखिएगा एडीपी प्लस पीआई कंबाइन होकर एटीपी बनाते हैं, तो एटीपी में जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो ट्रांसफर हो जाता है ग्लूकोज में। इस तरह ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और एटीपी कन्वर्ट हो जाता है एडीपी भी है। ठीक है, जाहिर सी बात है जब तक एडीपी के पास आपके पास फॉस्फेट ग्रुप नहीं होगा तो वो एटीपी नहीं बनाएगा। तो आपने फॉस्फेट ग्रुप एटीपी में से रिमूव करके ग्लूकोज को दे दिया है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो चुका है। याद रखिएगा अभी मैंने फेडरल का कुछ दिन पहले एक नया एडिशन चेक किया है। उस एडिशन में जो है वो इंजाइम्स का नाम नहीं मेंशन, हेक्सोकाइनेज या इस तरह के इंजाइम्स मेंशन नहीं है। आप चाहें तो अपनी बुक के लिहाज से पढ़ सकते हैं उसको, क्योंकि ऑब्वियसली बुक के अकॉर्डिंग ही पेपर बनता है, लेकिन मेरे पास ये पुराना एडिशन है, ऑलमोस्ट 2017 का एडिशन है, तो मैं इसको इंजाइम्स को आप इंजाइम के साथ आपको मेंशन करूँगी। आइसोमराइजेशन के बारे में लिखा हुआ है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो अपने आइसोमर में चेंज होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम नोन एज अ फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज वो एंजाइम है जिसके जरिए से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। याद रखिएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो था वो डायरेक्टली फॉस्फोराइलेशन के जरिए से भी प्रोड्यूस किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फ्रुक्टोकाइनेज। यानी जैसे यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हुई है कि है मैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर दूँ तो हमारे पास फ्रुक्टोज आपके पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा,
उस तरह भी ये स्टेप हो सकता है, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली इसको कैसे चेंज कर दिया, इसके आइसोमर में चेंज किया है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में विद हेल्प ऑफ द एंजाइम नाउन एज फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज सॉरी। तीसरा स्टेप दोबारा से फॉस्फोराइलेशन है, जिसमें फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो दोबारा से एटीपी के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। इसमें यह होता है कि फॉस्फेट ग्रुप में से एटीपी दोबारा से रिमूव होती है और ट्रांसफर कर दी जाती है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को वो आपके पास फॉस्फेट ग्रुप मिलता है तो वो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और एटीपी से चूंकि हमने फॉस्फेट ग्रुप रिमूव कर दिया तो वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला स्टेप जो आपके पास है स्प्लिटिंग का प्रोसेस है। अब हमने फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को तोड़ना है और तोड़ेंगे हम एल्डोलेज एंजाइम के ज़रिए से। हमारे पास यहाँ पे स्प्लिटिंग के प्रोसेस में दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, एक तो है हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरा है हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट। याद रखिएगा दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं इनके पास 3-3 कार्बन एटम्स मौजूद हैं। एक बड़ा एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अक्सर पूछ लिया जाता है पेपर में कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट दोनों के पास 3-3 कार्बन एटम्स मौजूद हैं। अगला स्टेप हमारे पास जो है आइसोमेराइजेशन है और आइसोमेराइजेशन में क्या होता है कि ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तो आपके पास बन गया, लेकिन हमारे पास जो इस स्टेप में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट था, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट जो होता है वो अपने आइसोमर में दोबारा चेंज हो जाता है जिसका नाम ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। तो ये एमसीक्यूज भी अक्सर पूछा जा सकता है कि ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट दोबारा से अपने आइसोमर में चेंज हो जाता है बाय एन इंजाइम की मदद से जिसका नाम है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज। तो इंजाइम जो है वो आप अपनी मर्जी से पढ़ सकते हैं, अपनी बुक के एडिशन के मुताबिक पुराने बुक में ये मेंशन है तो इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इन दिस वे प्रिपरेटरी फेज जो है वो स्प्लिटिंग यानी स्टेप नंबर 4 में कंप्लीट हो गया है प्रिपरेटरी फेज। नेक्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज प्रोसीडेड बाय 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3PR PGL, देयरफॉर द रिमेनिंग रिएक्शन अकर्स ट्वाइस। जाहिर सी बात है एक आपके पास जो है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट स्टेप नंबर 4 स्प्लिटिंग में बना था और दूसरा जो आपने डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट को भी ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज कर दिया तो जाहिर सी बात अब आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हो गए G3P के। तो याद रखिएगा स्टेप नंबर 6 से लेकर स्टेप नंबर 10 तक ये स्टेप्स हर स्टेप 2-2 बार परफॉर्म किया जाएगा। कुछ बुक्स में ये खैर इस बुक में तो नहीं, मैंने पंजाब की बुक में इसको देखा था कि ऐसा है कि इन स्टेप्स को ये जो स्टेप्स आगे लिखे हुए हैं उनको फर्दर ऐसे 2 दफ़ा करके भी दिखाया गया है। जाहिर सी बात है यहाँ पे उन्होंने इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम और पेज को सेव करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक ही दफ़ा इस रिएक्शन को किया। लेकिन याद रखिएगा स्टेप नंबर 6 से लेकर स्टेप नंबर 10 तक ये स्टेप्स 2-2 बार रिपीट किए जाएंगे। हमने पढ़ा था कि प्रिपरेटरी फेज में 2 ATPs यूटिलाइज होते हैं। तो 2 ATP कैसे यूटिलाइज हुए, स्टेप नंबर 1 में फॉस्फोराइलेशन हुई है तो ATP यूटिलाइज हुआ है और स्टेप नंबर 3 में फॉस्फोराइलेशन हुई है तो ATP यूटिलाइज हो चुका है। ठीक है, और इन सम केसेस आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर मैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की भी आइसोमेराइजेशन कर लूँ तो वहाँ पर भी ATP यूटिलाइज हो सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर केसेज में होता है, ऐसा नहीं होता। डायरेक्टली हुआ अपने आइसोमर में चेंज हो जाता है स्टेप नंबर 2 में, लेकिन ओवरऑल 2 ATP स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 3 में यूज़ हो रहे हैं। स्टेप नंबर 6 जो है वो डीहाइड्रोजनेशन एंड फॉस्फोराइलेशन, इसका नाम जो है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी हो सकता है। डी का मतलब होता है DE का मतलब होता है रिमूवल एंड हाइड्रोजनेशन, मतलब कि हाइड्रोजन को यहाँ पे रिमूव किया जाएगा एंड फॉस्फोराइलेशन होगी। तो आप यहाँ पे देख लीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम का नाम है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। एज का मतलब मैंने आपको कहीं बता चुकी हूँ कि कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि एज का मतलब एंजाइम होता है। ग्लाइसरल्डिहाइड जो होता है वो अपने हाइड्रोजन एटम को डोनेट करता है NAD को वो NADH बना दे और एक्सेप्ट करता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, ताकि वो 1,3-bis फॉस्फोग्लाइसरेट कहते हैं। आप किसी भी स्टेप्स को एक FSC लेवल पे स्टूडेंट इस काबिल हो जाता है कि किसी भी स्टेप को जस्ट बाय सीइंग द हेडिंग याद कर सके। डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रोजनेशन का मतलब है हाइड्रोजन यानी मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉस्फोराइलेशन, एशन का मतलब है एडिशन और एडिशन ऑफ फॉस्फेट हो रही है। फॉस्फो मीन्स फॉस्फेट एंड एशन मीन्स आपके पास क्या बताई जा रही है, राइलेशन मीन्स एडिशन। इसका मतलब है कि यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हुई है और फॉस्फेट ऐड हुआ है। तो आप यहाँ पे इस स्टेप में पढ़ सकते हैं कि यही काम हुआ है। ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में से मैंने क्या किया है, हाइड्रोजन को रिमूव किया है और इसमें मैंने दोबारा से फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके 1,3-bis फॉस्फोग्लाइसरेट बना दिया है। ATP बनने जा रही है आपके पास स्टेप नंबर 7 में। तो फॉर्मेशन ऑफ ATP के बारे में कहा जा रहा है, द डायरेक्ट सिंथेसाइज ऑफ ATP फ्रॉम द ऑर्गेनिक फॉस्फोराइलेटेड सबस्ट्रेट इज कॉल्ड द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ऐसा ATP का सिंथेसाइज जिसमें हम सबस्ट्रेट को ऐड करवा के ATP बनवाएं तो उसे हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इस स्टेप में क्या होता है कि ATP का मॉलिक्यूल जो होता है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के जरिए से बनता है। जब इंजाइम आपके पास कौन सा इंजाइम मौजूद है, फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज आपके पास इंजाइम मौजूद है, ये फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देगा 1,3-bis फॉस्फोग्लाइसरेट से। ये फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करके हम ADP को दे देंगे और ADP और PI कंबाइन होकर दोबारा से ATP बना देंगे और 1,3-bis फॉस्फोग्लाइसरेट जो होता है वो 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि देखें जो ADP जो होता है वो दोबारा से
ये देखिए ADP जो होता है वो PI के साथ कंबाइन होकर ATP बना देता है। और ये आपके पास जो PI है ना, ये 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट से आया है। ये फॉस्फेट ग्रुप जो है वो 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट से रिमूव किया गया है, तो ये वहाँ से आया है और ये दोबारा से 3-फॉस्फोग्लाइसरेट में चेंज हो गया है। नेक्स्ट स्टेप जो होता है ना आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन। तो इन दिस स्टेप में क्या होता है, स्टेप नंबर 8 में क्या होता है कि 3-फॉस्फोग्लाइसरेट की पोजीशन चेंज हो जाती है। 3-फॉस्फोग्लाइसरेट में फॉस्फेट ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है और 3-फॉस्फोग्लाइसरेट से जो होता है वो 2-फॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिएगा जरा लिखा हुआ कि C3 से C2 में चला गया, यानी फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फेट ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गया। इन दिस वे 3-फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू द 2-फॉस्फोग्लिसरेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम नाउन एज अ फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। ठीक है। D का मतलब होता है रिमूवल और हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर। तो यहाँ पे इस स्टेप में आप देखिएगा, यहाँ पे वाटर रिमूव होगा, डिहाइड्रेशन हो रही है, आपके वाटर रिमूव हो रहा है। 2-फॉस्फोग्लिसरेट में इसमें अगर वाटर को रिमूव कर दो तो मेरे पास फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन जाएगा और एंजाइम कौन सा आपके पास इनोलेज है। ठीक है। ATP की फॉर्मेशन के लिए जो स्टेप है, ATP की फॉर्मेशन में कहा जाए कि ATP का मॉलिक्यूल दोबारा से बन जाएगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के जरिए से। फॉस्फोइनोल पायरुवेट में से अगर मैं फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करती हूँ और ADP को दे देती हूँ तो ATP बन जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट काइनेज। और फॉस्फोइनोल पायरुवेट फर्दर कहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, दोबारा से पायरुवेट या पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखिएगा जिस स्टेप नंबर 7 में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे 2 ATP आपके पास प्रिपरेटिव फेज में कंज्यूम हुआ है, तो 2 ATP आपके पास ऑक्सीडेटिव फेज में दोबारा से बन गए हैं, एक स्टेप नंबर 7 में और स्टेप नंबर 10 में, जब हमने फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करके एडिनो डाइफॉस्फेट को हमने उसे दे दिया है, एडोनिसिन डाइफॉस्फेट को हमने उसे दे दिया है। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट की जो आपके पास ये पायरुवेट बना है ग्लाइकोलाइसिस के एंड पे या पायरुविक एसिड बना है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि पायरुवेट जो होते हैं वो साइटोसोल में प्रोड्यूस होते हैं। क्योंकि पायरुवेट एक चार्ज मॉलिक्यूल है तो ये डायरेक्ट ये माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे एंटर होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद से, जिसका नाम है पायरुवेट ट्रांसलोकेज। पायरुवेट की चार्ज मॉलिक्यूल के होने की वजह से इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से एंटर किया जाएगा किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होकर पायरुवेट जो होता है वो डायरेक्टली क्रब साइकिल में पार्टिसिपेट नहीं करता, बल्कि वो एक इंटरमीडिएट फेज में जाता है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन पायरुवेट या लिंक रिएक्शन भी कह सकते हैं। लिंक रिएक्शन इसको इसलिए कहा जाता है कि ये एरोबिक रिस्पायरेशन को आउटसाइड और इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो लिंक करती है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट में आप देखिए 3 स्टेप्स से मैं आपको यहीं पे डायग्राम में इन 3 स्टेप्स को एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले देखें आपके पास पायरुवेट है। ठीक है। पायरुवेट का पहला स्टेप क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन। डी का मतलब होता है रिमूवल और कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है। अगर मैं पायरुवेट में से ये देखिए जो आपके पास एक हाईलाइटेड सा पोर्शन है CONO यानी CO2 को रिमूव कर देती हूँ, ये देखिए तो मेरे पास क्या बन जाता है, एसीटेट बन जाता है। एसीटेट जो होती है वो आयोनाइज्ड फॉर्म होती है एसिटिक एसिड की। मेरे पास CO को रिमूव करके CH3 से डबल बॉन्ड OH बन जाता है, मेरे पास ये बन गया एसिडेट। अब एसिडेट में जो आपको हाइड्रोजन एक हाइलाइटेड फॉर्म में नजर आ रहा है, इस हाइड्रोजन को मैं रिमूव करके इस हाइड्रोजन जो होता है वो ND+ ले जाता है और NADH बन जाता है। ठीक है। आपके पास हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद एसिटाइल ग्रुप बन गया, यानी H रिमूव हो गया और एसिटाइल ग्रुप बन गया है। मैं इसमें कोएंजाइम की एडिशन करवाऊंगी, यानी तीसरा स्टेप जो है, पहला स्टेप आपके पास डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, दूसरा स्टेप जो होता है वो ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजन को रिमूव करवा दिया गया है, और तीसरा स्टेप आपके पास है एडिशन ऑफ कोएंजाइम। ये जो एसिटाइल ग्रुप बच गया इसके साथ मैं कोएंजाइम को ऐड कर लूंगी, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एडिशन ऑफ कोएंजाइम। Just by seeing the diagram you have to learn it that first you have to remove the carbon dioxide, then you are left with the acetate, then you have to remove the hydrogen ions and you are left with the acetyl group, and then you have to add the acetyl group, then you will get your answer या acetyl coenzyme। आखिर में एक लाइन यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है कि whole oxidative decarboxylation and addition of coenzyme is catalyzed by the cluster of 3 enzymes and 5 cofactors। याद रखिएगा ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट में 3 enzymes और 5 cofactors शामिल होते हैं, जिसको ओवरऑल हम क्या कहते हैं, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज complex। So if you are asked with a question that what is a pyruvate dehydrogenase complex, you have to say that it is a complex of 3 proteins, 3 enzymes. It is a complex of 3 enzymes and the 5 cofactors, so that's why it is known as a pyruvate dehydrogenase complex। इसके साथ मैं अपनी वीडियो से इजाजत लेना चाहूँगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।